जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस का पेपर हुआ है और जो हमने एनालाइज किया है उससे ये हम दावे से कह सकते हैं कि मोर देन 90% जो हमने आपको पढ़ाया था उसी में से आया है। अब देखिए, ये बात तो हमने कह दी, पर इसके पीछे प्रूफ क्या है? तो ये जो वीडियो लाया जा रहा है ये इसी आधार पर लाया जा रहा है कि आपको जो साक्ष्य हैं यानी कि जो एविडेंसेस हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये देखिए पूछा है ना, 1857 की क्रांति का आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करिए। तो इसी से संबंधित एक पूरा वीडियो दिया गया आपको। ठीक है, वो देखिए, एक स्नैपशॉट आपके सामने रखी गई है और इसमें इस जो ये क्रांति है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर भारत के एक भारतीय होने के नाते मैं ऐसे कभी भी विद्रोह नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे क्रांति बोलूंगा। तो इसीलिए ये जो क्रांति है इससे संबंधित जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया था और पूरा का पूरा डिस्कशन किया था, सब कुछ बताया था कि इसके कुछ ऐसे कारण थे जो बहुत समय से चले हुए आ रहे थे और कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया। राइट, तो ये बात यहां पर आप देख पाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न आपको मिलता है जिसमें जो जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये भारतीय हिंदू, दादा भाई नौरोजी, इस तरह के जो हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में या जी स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें इनकी क्या भूमिकाएं थी। तो देखिए, इस तरह से एक हमने श्रृंखला बनाई थी जिसमें आपको लेक्चर 7 आपको दिख रहा है, जिसमें एक एरा ऑफ मिलिटेंट ये पढ़ाया गया था आपको। तो इसमें एक श्रृंखला थी, जैसे कि हम जानते हैं आईएनसी बनता है, ठीक है, और आईएनसी कहीं ना कहीं नाकामयाब होता है। जैसे कि बंगाल का जो विभाजन है उसकी जो घोषणा है वो 1903 में ही कर दी गई थी और कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया इस विभाजन को रोकने के लिए, परंतु रोक नहीं पाए। और 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1903 में अगर मैं 2 वर्ष जोड़ूं तो 1905 आता है। राइट, तो 1905 में विभाजन हो जाता है। तो इसीलिए हमें दिखता है कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, आईएनसी के भीतर ही कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और 2 विचारधाराओं में आईएनसी का विभाजन हो जाता है, जिसे हम एक मॉडरेट्स कहते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी। फिर हमें आगे दिखता है कि एक नया फिर से विचारधारा बाहर आती है, तीसरी, जो कहीं ना कहीं हिंसात्मक होती है। ठीक है, जिसे हम कहीं ना कहीं एक मिलिटेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है और हमने ये सारी की सारी इससे एक श्रृंखला बनाई थी और उसी में से ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो ये भी अटेम्प्ट किए जा सकते थे अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो। राइट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान को अनुप्राणित करने वाले आधारभूत मूल्यों की विवेचना कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर बात की गई है वैल्यूज की। देखिए, वैल्यूज हमेशा क्या होता है, ये एक फिलोसफिकल मुद्दे होते हैं जब भी बात वैल्यूज की होती है, क्योंकि आप कभी भी वैल्यूज को सिद्ध नहीं कर सकते। ये कोई विज्ञान नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं इसको टेक्निकली आपको समझाऊं तो एक एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब कर सकते हैं। परंतु जब बात मूल्यों की होती है, वैल्यूज की होती है, वर्च्यूज की होती है, गुण की होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आप सिद्ध कभी नहीं कर सकते। राइट, बस ये जो मूल्यों की बातें होती है, वैल्यूज की बातें होती है, ये किसी भी जो गलत परिस्थिति है उसको सही किया जाता है इस मूल्यों के द्वारा। तो ये मूल्यों वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, ये कभी भी आपको किसी किताब में प्रत्यक्ष रूप से कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सिविल सर्विसेज के जो पेपर होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर का है चाहे वो राज्य स्तर के, कि जो आयोग है अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अपेक्षा रखता है कि वो कहीं ना कहीं एक जो किताबों का निचोड़ होता है यानी कि जो मूल्य होता है उस पर कहीं ना कहीं भली भांति उससे परिचित हो। तो यहीं से ये प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसमें से कुछ आपके समक्ष में रख रहा हूँ। जैसे कि एक मुद्दा है आपका जिसे हम कहते हैं कि जो एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो नॉमिनल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो रियल हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो एक सरकार का मुखिया है ना। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और सरकार को आप देख सकते हैं, अरे क्योंकि सरकार की अपनी परिषद होती है, अभी ना उसका अपना कबीना मंत्रालय होता है, तो आप सब देख सकते हैं। राइट, परंतु जो राज्य है, अब राज्य से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आपका हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से नहीं, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट होता है। ठीक है, जैसे भारत एक राज्य है तो मैं राज्य की बात करूं तो राज्य कभी भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक परिकल्पना है। तो परिकल्पना का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसे हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और स्टेट क्या है? परिकल्पना है। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति है उसको हमने एक नॉमिनल हेड माना है। तो इस तरह के जो मूल्य है
ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक वीडियो हमने इसमें बनाया था और इसी में जो दूसरा वीडियो है वो भी हम मूल्य से जोड़ सकते हैं, जो बात करता है संविधानवाद और संविधान की, जो बात करता है संविधानवाद और संविधान की। देखिए संविधानवाद और संविधान में क्या फर्क होता है। जब मैं संविधान में आत्मा डाल देता हूं तो वो संविधानवाद होता है। अब ये आत्मा क्या होती है? आत्मा मतलब कि जो संविधान है वो नैतिकता के आधार पर हमेशा खड़ा रहे, ठीक है। और उसको कौन रखता है? उसे रखती है न्यायपालिका। क्या ऐसा कोई देश है जहां पर जो संविधान है परंतु वहां संविधानवाद नहीं है? बिल्कुल है। जैसे उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया में आप जानते हैं सारी की सारी शक्ति वहां का जो शासक है, जिसे आप किम योंग जुंग कहते हैं, उसके पास है और वह संविधान नैतिकता के आधार पे भी खरा नहीं उतर पाता है, ठीक है। परंतु भारत को आप देखिए, भारत में संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि आपको भारत में दिखता है कि संविधान के साथ कभी भी छेड़छाड़ की जाती है, कभी भी विधायिका द्वारा, जो कहीं ना कहीं अनैतिक हो सकता है, जो संविधान के जो मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। तो वहां पर आपने देखा है कि न्यायपालिका हमेशा मौजूद होता है और कहीं ना कहीं उस कानून को क्या कर देता है? बिल्कुल निष्कासित कर देता है, राइट। इसका उदाहरण है आपका 99th अमेंडमेंट, जो बात करता था एनजेसी की, ठीक है। क्योंकि एनजेसी क्या करता है? जो मूल सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 50 में शक्तियों का विभाजन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, उसको कहीं ना कहीं छेड़ रहा था। कौन? विधायिका, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके। परंतु वहां पर न्यायपालिका आती है और कहीं ना कहीं जो 99 संशोधन था उसको क्या करती है? निष्कासित, खारिज कर देती है। तो ये होता है संविधानवाद। और ये भी याद रखनी है आपने कि संविधानवाद का मतलब अब होता है कि संविधान तो वहां है ही, ठीक है, परंतु जहां संविधान है वहां पर यह जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होगा, राइट। ये बात आप याद रखें। तो इससे भी संबंधित पूरा आपको एक वीडियो दिया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो जीएसटी की बात कर रहा था। तो ये देखिए, अभी हमने एंड पे एक लास्ट एंड प्रिपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें हम अपने तजुर्बे के हिसाब से और जितना भी जो एक साल भर की जो न्यूज़ चल रही थी उसी के आधार पे आपको एक अपने अनुभव से आपको मार्गदर्शन कर रहे थे। और देखिए, अनुभव के साथ जब मार्गदर्शन किया जाता है तो वो पूरी तरह फलीभूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो डायरेक्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जीएसटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि जीएसटी जो परिषद है वो एक संवैधानिक परिषद है, और अगर ये संवैधानिक परिषद है तो इससे संबंधित अनुच्छेद भी होगा, और वो कहाँ पर है? आर्टिकल 279 ए फॉर एप्पल, क्योंकि संशोधन से हमेशा ABCD आपको मिलता है, ठीक है, या हिंदी में से 279 कॉ कहेंगे, राइट। तो ये भी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि आपसे जो प्रश्न नंबर 13 है जिसमें नीति आयोग पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको एक इसी से संबंधित एक वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा मोर देन आई गेट करीबन 24 मिनट का वीडियो है, देखे, जिसमें तुलना की गई थी एक नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन है उसकी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो तुलना होती है, अगर हम विषय में तुलना करना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिन की अहमियत तभी होगी जब आपको रात का पता होगा, ठीक है। तो तुलना जब भी की जाती है उसके द्वारा हम उस विषय को ज्यादा समझ पाते हैं, राइट। तो एक तुलना की गई थी, राइट। तो देखिए, जिसने भी ये वीडियो देखा है वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मणिपुर वाला, ठीक है। अब देखिए, इससे हमें ये भी पता चलता है, जो बात पता है, एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक बात पता है कि बताई गई थी किसी ने कि कुछ जब आयोग जब पेपर बनाता है तो कुछ क्वेश्चंस को वो ब्लैंक छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उसमें करंट के जो मुद्दे हैं उनको डाला जाता है। तो यहां से पता चल रहा है, अभी ये जो विवाद है ज्यादा पुराना भी नहीं, आप जानते हैं, मणिपुर वाला, ठीक है, जहां पर ये एक शर्मसार घटना हुई थी, ठीक है। तो यहां पर इससे संबंधित पूरा वीडियो बनाया गया था, जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, राइट। और उसमें सारा बताया गया था कि किस तरह से जो कुकीज़ुमी है जिनको वहां पर आरक्षण प्राप्त है, और जहां पर मेतीस ने ये आवाज उठाई है कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो इस वजह से जो कुकीज़ुमी है वो नाराज हो जाते हैं। तो एक तरह का हमें कहीं ना कहीं दिखता है, एक आरक्षण को लेकर हमें युद्ध दिखता है दो कम्युनिटी के बीच में, दो समुदाय के बीच में। वो है समुदाय आपका एक कुकीज़ुमी और एक तरफ है मेतीस, ठीक है। तो इस संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी से आपसे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए कि कुछ प्रश्न पूछा गया इससे कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, यानी कि साथ रखने और साथ आने का जो ये संवाद है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए, इससे संबंधित वीडियो बनाया था, क्योंकि वीडियोस काफी हो गए तो ये वीडियो मिल नहीं पा रहा था, परंतु मैं आपको बताता हूं इसमें। ये सिंपल सी ये आपसे पूछ रहा है कि परिसंघ और संघ के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, पर अगर आपको परिसंघ और संघ पता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। जैसे परिसंघ क्या होता है? परिसंघ का जो उदाहरण है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और संघ का उदाहरण काफी है, परंतु हम भारत को लेंगे, इंडिया है। यूएसए आप जानते हैं 1776 में आजाद हुआ था, राइट, क्योंकि ये भी कॉलोनी था, परंतु 1776 में आजाद हो चुका था। और इसने क्या किया था, जब उस समय 13 प्रांतें थी, ठीक है, इस तरह से 13 प्रांतें थी, 13 प्रांतों ने मिलके एक संघ बनाया, यानी कि अपने आप को यूनाइट किया, ठीक है।
और ये कहा गया कि ये सब एक कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे, यूनाइटेड, यानी कि क्या कहलाएंगे, एक परिसंघ कहलाएंगे, कॉन्फेडरेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिसंघ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन। यानी कि यहां से हम क्या सीखे, इन 13 ने मिलकर क्या बनाया, एक परिसंघ, ठीक है। और यानी कि ज्यादा शक्ति किसके पास है, इन प्रांतों के पास, और इन प्रांतों को ये अधिकार है कभी भी इस परिसंघ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बनाया इन्हीं ने, ठीक है, क्योंकि इनके बीच समझौता हुआ है, इनके बीच समझौता हुआ है। अगर समझौता होता है तो समझौता को तोड़ा भी जा सकता है, ये कानून कहता है, ठीक है। यहीं पर आप देखिए, भारत की बात मैं करूं तो भारत में क्या था, आप जानते हैं भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो 552 राजा रजवाड़े वाले जो प्रांत हैं वो थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से आप जानते हैं जो 549 जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने तो कह दिया था कि हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, परंतु जो 3 है, जो आपकी जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उसको कहीं ना कहीं जो हमारे लौह पुरुष हैं उन्होंने काफी समझदारी के साथ भारत के साथ मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे, जो भारत की स्थिति अगर मैं बोलूँ तो ये एक जो संघ है, संघ ने सभी प्रांतों को बनाया, ठीक है। क्योंकि जब हमारा संविधान पास हो जाता है, जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, तब हमें क्या दिखता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14, यानी कि 552 थे, इनको एक किया, कितनों को एक करके, जो अंत में हमें क्या दिखते हैं, 14 राज्य दिखते हैं, राइट। तो देखिए सब कुछ एक किया है, किसने किया है, इस संघ ने। तो यहां पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यानी कि हम क्या सीखते हैं, जो प्रांत हैं ये इससे बाहर नहीं आ सकते, इनके पास ये अधिकार नहीं है। तो यहां पर क्या है, कमिंग टुगेदर, यहां पर ये चलता है, यूएसए वाला, सब एक साथ आए हैं। और क्या है, होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या होता है, इस संघ ने सबको क्या कहा, बांध के रखा हुआ है। तो ये आपसे पूछा गया, राइट। आगे देखते हैं, ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका मणिपुर वाला, राइट। तो देखिए अब आगे क्या होगा, जैसे 2 तरह के यहाँ पर एस्पिरेंट होंगे, एक जिनका पेपर अच्छा गया है तो वो ऑब्वियसली इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और वो भी गोयला क्लासेस बहुत जल्द ला रहा है कि इंटरव्यू से संबंधित जो कोर्स है वो भी ला रहा है, किस तरह से आपने इंटरव्यू फेस करना है, क्या आपने तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है, राइट। और एक दूसरी तरह का जो एस्पिरेंट होगा वो क्या करेगा कि हो सकता है क्विट कर जाए, ठीक है, तो कभी नहीं करना है, ठीक है, कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। तो अगली बार के लिए आप देखिएगा कि जो गोयला क्लासेस है वो 2024 के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा है बहुत जल्द। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गोयला क्लासेस में आपको इस बार ऑप्शनल भी मिलेंगे, राइट। और ऑप्शनल केवल आपको मात्र कितने का पड़ेगा, 24,999 का मात्र, ओनली। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर कंप्लीट जीएस सेक्शन है आपका, प्लस इंग्लिश हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, वो भी आपको मात्र कितने का पड़ेगा, 24,999। इसमें आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, यानी कि फाउंडेशन से लेके पूरा ऑप्शनल भी पढ़ना, ठीक है, तो ये भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इट विल कॉस्ट यू ओनली 39,999, यानी कि बिलो 40,000। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप शिक्षा में पैसा खर्च करते हैं तो कभी भी वो लाइबिलिटीज नहीं होता है, वो हमेशा असेट होता है, ठीक है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल डेवलप करेगा, और स्किल को कभी आपने ताला नहीं लगाना होता है, ठीक है, यानी कि कोई चोरी होने का खतरा नहीं होता है। और स्किल से आप क्या करते हैं, अगर मैं मॉनेटरी वाइज बोलूं तो काफी पैसा भी कमा सकते हैं, राइट, और अपने आप को समाज में एक बेहतर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये क्वेश्चन है कि सर ये 4 बात 2, ये जो 4 है इसमें सभी जो मूल्य है वो एक सा क्यों है, और इसी बात को 4 बार क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारे पास अभी जो वर्तमान में जो ऑप्शनल अवेलेबल है वो 4 हैं, वो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। और जितने भी ऑप्शनल वो बहुत जल्द आने वाले हैं। फिलहाल वर्तमान में 4 ऑप्शनल है, जो मात्र आपको पड़ेगा कितने का, 39,999 ओनली, राइट। और ये हमारा देखिए कुछ रिजल्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इस साल भी आपको बहुत जल्द इंटरव्यू के बाद कुछ नए चेहरे और दिखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ और फोटोज दिखने वाली हैं बहुत जल्द। और आप अगर आप सोचेंगे तो आपकी भी फोटो इसमें होगी, राइट, बस सोच का फर्क है, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम जितना भी हमारा कंटेंट होता है उसको अपलोड करते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए, और जो सच में तैयारी करते हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंटेंट है, आपकी जो तैयारी है उसको काफी बेहतर बनाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर जो एक एनालाइज किया गया था वो आपको पसंद आया होगा, और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।